अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी और मुजीबुर रहमान शामी साहब आज में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा शामी साहब, आज के जो अहम मौज़ूआत हैं उस पर बात करने से पहले एक वजाहत है जो हम प्रोग्राम में नशर करना चाहेंगे। आपको याद होगा हमने चंद रोज़ पहले अपने प्रोग्राम में 3 ID कार्ड्स दिखाए थे कि ये वो वोटर्स हैं 122 के जिनका शिकवा ये है कि इनके वोट तब्दील कर दिए गए और इनके पे लाए बगैर। तो नादरा कुछ आला हुकाम से हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं कि 2013 में इन तीनों ID कार्ड्स के जो वोट थे वो हल्का NA 121 में थे। इन्होंने 2013 में वहाँ वोट कास्ट भी किया और फॉर्म 18 के तहत कोई भी एंट्री इनके हवाले से, तीनों ID कार्ड्स के हवाले से नादरा को वसूल नहीं हुई। और नादरा एक पोस्ट ऑफिस का काम करता है इलेक्शन कमीशन और वोटर के दरमियान। उन्होंने कहा कि ये जो तीनों ID कार्ड जो हमने प्रोग्राम में दिखाए, इन्होंने कोई 13 से ज़ायद बार यानी 8300 जो मोबाइल सर्विस मैसेज जिसके जरिए आप पता करते हैं कि आपका वोट कहाँ है, वहाँ पर 13 से ज़ायद बार उन्होंने चेक किया कि इनका वोट कहाँ है। ये 122 के वोटर्स थे ही नहीं, इनका वोट 121 में ही था। ये उन्होंने वजाहत की जो हमने मुनासिब समझा कि आज प्रोग्राम में नादरा का मौक़िफ़ भी पेश किया जा सके। गोया इन्होंने हमें ये बताया था कि हम 122 के वोटर हैं जी हाँ, और हमारे वोट तब्दील कर दिए गए। एग्जैक्टली। और इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम में उसका अक्स दिखाया था शनाख्ती कार्ड्स का, बिल्कुल, ताकि इसको चेक किया जा सके और नादरा हुक्काम जो है इस बारे में अपनी राय से मुत्तला कर सके। बिल्कुल ऐसा ही। अब उन्होंने ये राय कर दी है, तो हमारी तो ये हमारे अहले वतन से यही अपील होगी कि वो सदाकत का दामन न छोड़ें और इस तरह सूरत हाल ना पैदा करें जिसका हकायक से कोई ताल्लुक ना हो। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये कोई दावा जवाबी करना चाहते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और शाम साहब आप आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन देखिए कि आज के कौन से मौज़ूआत हैं जिन पर नुक्ता नज़र आप देख पाएंगे। मुंबई में दादागिरी के बाद सेनागिरी, पहले गुलकार फिर लिखारी और अब क्रिकेट शिवसेना के निशाने पर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर पर धावा, PCB और BCCI हुक्काम की मुलाकात मनसूख करा दी। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अगले मैच में अलीम डार को अंपायरिंग नहीं करने देंगे। भारतीय इंतहा पसंद बेलगाम कातिल बन गए। श्रीनगर में गाय ज़िबह करने का इल्जाम लगाकर ट्रक ड्राइवर शहीद कर दिया। मकबूजा वादी में हड़ताल, हुर्रियत रहनुमा नजरबंद। मकबूजा कश्मीर असेंबली के आजाद रुकन इंजीनियर रशीद के मुंह पर दिल्ली प्रेस क्लब के सामने स्याही मल दी। इंतहा पसंद शिवसेना के जुनून के खिलाफ 40 से जायद अदीबों ने सरकारी अवार्ड्स वापस कर दिए। अवार्ड्स वापस करने वालों में जवाहरलाल नेहरू की भांजी नैनतारा सहगल और मुनव्वराना भी शामिल। वजीर आजम दौरा अमरीका के लिए रवाना, कहते हैं कश्मीर का मसला हल कराने के लिए अमरीका को इसका वादा याद दिलाएंगे। तो ये वो मौज़ूआत जिन पर आज हम बात करेंगे। शामी साहब, आज शिवसेना जो है वो हमें भारत में हर जगह दिखाई दी। कभी BCCI के हेड ऑफिस पर धावा और तो कभी उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब की मुंह पर स्याही मल दी। और उससे पहले हम देखते हैं कि कई कॉन्सर्ट्स पाकिस्तानी गुलकारों के मनसूख हुए, कई अदूबों को वहाँ पर रुस्वा होना पड़ा और बिलाखिर मामला क्रिकेट जिसे हम जेंटलमैन गेम कहते हैं वहाँ तक आन पहुँचा है। इससे पहले कि हम भारत से जाविया निगाह उनका जान सकें मुख्तलिफ सहाफ़ियों का, अदीबों का, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आसादन चूँकि शिवसेना ही मीडिया में ज़ेर बहस रही, ये शिवसेना कैसे परवान चढ़ी, इस जमात की क्या बुनियादें हैं, ये कुछ जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये शिवसेना जी, शिव जो है वो हिंदुओं के एक बड़े खुदा हैं, ठीक, और महादेव, और उनकी जो बड़े खुदा हैं ये उनको मानते हैं और उनसे अपना रिश्ता जोड़ते हैं। ठीक, शिवसेना यानी उनकी फौज, ठीक, बड़े खुदा की फौज, सही, तो गोया खुदाई फौज है ये, ठीक है। और ये बाल ठाकरे जो है उसने बुनियाद रखी थी इसकी। मेरे ख्याल 1960 की दहाई में
इसकी बुनियाद रखी गई। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसकी इब्तदा हुई थी मराठी बोलने वालों के हकूक की हिफाजत के लिए महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र में कई ज़बानें बोली जाती हैं, तो मराठी बोलने वाले जो हैं वो एक पुराने बाशिंदे हैं वहाँ के, सही, तो और गुजराती बोलने वाले भी वहाँ मौजूद हैं। तो ये मराठी बोलने वाले, उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं यहाँ, सही, मुल्क के दूसरे हिस्सों से आए हुए हैं, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई, सही, और इस तरीके से इन्होंने मराठी जुबान की असमियत की बुनियाद पर अपना एक वजूद कायम किया। लेकिन उसके बाद फिर ये हिंदुइज्म की बात करने लगे, हिंदुत्व की बात करने लगे, और हिंदू इंतहा पसंदी में यानी एक मजहबी रंग भी इन्होंने चढ़ा लिया अपने ऊपर। बिल्कुल ठीक और है। फिर अब ये पूरे मुल्क में अब इनकी ब्रांचें हैं और ये हिंदुस्तान गिर जमात बन गई है। ठीक, अब ये सियासी जमात अब ये इलेक्शन में हिस्सा लेती है, इसके लोग जो हैं असेंबलियों में मौजूद है। यहाँ महाराष्ट्र में भी इनकी 63 सीट्स हैं और बीजेपी के 122, दोनों का इत्तेहाद भी है। शामिल साहब, कथा कलामी चाहूंगा, उसकी वजह यह है कि जैसे कि हमने सुर्खियों में भी जिक्र किया कि वहाँ पर इसी रवैये के खिलाफ कुछ अदीब शायर ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अवार्ड्स वापस कर दिए। तो मुनव्वर राना साहब उर्दू जुबान के भारत में एक बहुत मुमताज़ शायर हैं, वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। कल उन्होंने अपना अवार्ड वापस किया है। पहले तो ये बात देख लें कि ये जो है ना शिवसेना जी, ये राज्यसभा में भी मौजूद है, लोकसभा में भी मौजूद है। सही, इसके जो वजीर हैं, इसके नुमाइंदे मरकजी काबीना में भी हैं और इसके नुमाइंदे सूबाई काबीना में भी हैं, जो महाराष्ट्र असेंबली है उसमें। बिल्कुल ठीक। और ये कोलिशन पार्टनर है और यानी नरेंद्र मोदी साहब के इख्तदार में शरीक है। यानी ये कोई ऐसी गली में चलते हुए कोई आवारा नौजवान नहीं है, बल्कि एक बाकायदा इनकी हैसियत है और हुकूमत यानी सरकारी हैसियत है इनकी। ठीक है। तो ये हमें चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी इससे कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ यानी ऐसा नहीं है कि सियासी तौर पर हो रहा है, हुकूमती आशीर्वाद भी इसके पीछे मालूम होती है। बिल्कुल ठीक। तो मुनव्वर राना साहब का मैंने जिक्र किया, ये उन 40 अदीबों में शामिल हैं जिन्होंने ये साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस किया और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करें। लेकिन उससे पहले उनका एक शेर है, इसी मौजू पर शायद उन्होंने लिखा था कि सजाए जाते हैं मक्तल मेरे लिए राना, वतन में रोज मेरा इम्तिहान होता है। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर फरमाइएगा, क्या बनी कि आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस करना पड़ गया? देखिए, वो दाग देलवी का एक शेर है कि नजर की चोट जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। हम तो मगर राणा साहब ये घर में रह नहीं रही ना, अब तो ये पूरी दुनिया में आम हो गई है। नहीं, देखिए, इसमें मतलब ये है कि हमारा ख्याल से हमसायगी के जोश में शोले लिपट न जाए, मत तापिए ये आग पड़ोसी के घर की है। यहाँ के मसले यहीं रहने दीजिए, क्या फायदा इससे। तो हमारे ख्याल से मतलब बाहर लम्हा यहाँ मसरूफ कारे पसवानी हूँ, मुसलमान तो यकीनन हूँ मगर हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। हम कोई आपको पाकिस्तानी बनाना नहीं चाहते, आप हिंदुस्तानी हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन बात यह है कि यहाँ ये जो मसला हो रहा है, कुछ समझाइए तो सही ना, हमें हो क्यों रहा है ये, आप किस नजर से देखते हैं इसको और इतना एहतजाज क्यों किया आपने इसके ऊपर? वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा जनाब खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब ने। इनके जो मेज़बान थे कुलकर्नी साहब, उनके मुंह पर भी स्याही फेंकी गई, जैसे कि आज इंजीनियर रशीद साहब के मुंह पर स्याही फेंकी गई। तो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है सर। ठीक है, खुर्शीद साहब से मालूम करें आप क्या सूरत हाल है, क्या देखा इन्होंने? जी हाँ, कोई मंजर बदला हुआ पाया वहाँ? जी हाँ, मैं तो जब दिल्ली में था तो ये वार्निंग दी गई कि आप लैंड मत करें। अच्छा। तो हम, उन्होंने कहा शिवसेना की तरह या शेख जैसे शिव सैनिक बिहेव करते हैं वैसे करेंगे। अब अच्छा। मैंने अंदाजा लगाया कि इन्होंने पहले क्रिकेट पिचेस उखाड़ी हैं, फिर कोई पाकिस्तानी को जाने नहीं देते, फिर वो जो है गुलाम अली साहब का भी हो, उससे पहले बैंड भी कुछ कर चुके थे, उससे पहले ये और एक दो वाकयात हुए थे। तो मैंने एक अंदाजा लगाया, मैं तो जाऊंगा, यहाँ गवर्नमेंट की मर्जी है, मुझे रोक ले, अगर नहीं जाने देंगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, दिल्ली में रुक जाऊंगा। आपको ये मैसेज हुकूमत की तरफ से मिला? नहीं, हुकूमत की तरफ से नहीं, बीजेपी, इन्होंने शिवसेना ने कहा। तो मेरा अपना अंदाजा था कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम यही होगा ना, मुझे गवर्नमेंट रोक लेगी, जो गवर्नमेंट ने मुझे नहीं रोका दिल्ली में। तो मैं चला गया, मेरा यह ख्याल था, अंदाजा था कि बहैसियत साबिक वजीर खारजा एक दफा मैं लैंड कर गया तो ये मुझे प्रोटेक्शन देंगे।
या मुझे लैंड नहीं करने देंगे। एक मेरा सियासी तज्जिया था जो कि मजबूर हो जाएंगे आपको प्रोटेक्शन देने पर। ये मेरा अंदाजा था कि अगर मैं लैंड कर गया तो ये वो तो लोग तैयार थे हम पे हमला करने के लिए, शिव सैनिक्स। तो मेरा ख्याल था गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी, एक इशू नहीं बहुत बड़ा बनाएगी। तो मैं ये चाहना चाहता था, और मुझे बाद में बंबई के मुसलमानों ने और हिंदुओं ने भी, जो लिबरल माइंडेड सेकुलर डेमोक्रेटिक थे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने आके अच्छा किया है कि इनका ये जो एक तिलिस्म था थोड़ा सा टूटा है। तो मैं तो समझता था कि वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन बदनसीबी से आज जो क्रिकेट बोर्ड वाला मामला है वो भारत के लीडरशिप को सोचना पड़ेगा शामी साहब। अब देखिए, तो लगता है सरकारी सरपरस्ती हो रही है इन लोगों की। नहीं, मैं कुछ इसको और तरीके से देखता हूँ। एक वहाँ एक और अजीब डेवलपमेंट है कि बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हो रहे हैं, पता नहीं 122 या 222 वहाँ सीटें हैं। और जब ये मेरा मामला हुआ है तो इन्होंने वो हेडलाइंस लगनी शुरू हो गई कि उन्होंने, शिवसेना ने थ्रेटन किया है कि इनसे वो इलेक्शन अलहदा लड़ेंगे। एक इनकी टसल है। टसल ये है कि अंग्रेजी में एक मुहावरा है, टेल वैगिंग द डॉग। आप समझते, दुम कुत्ते को हिलाए। ये पहले दुम थी बीजेपी, कुत्ता जो है वो दुम के कब्जे में आ गया है। अच्छा, अब जो है, जो मास्टर हो गया है, कंट्रोल में आ गया है, वो है बीजेपी, जो कि इनको नागवार है शिवसेना को। तो एक किस्म का ये पॉलिटिकल क्राइसिस भी क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन मोदी साहब के लिए सोचने की बात है कि अगर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है इसलिए मुबैना तौर पे कि उन्होंने गाय का गोश्त खाया है, लोगों का मुंह काला किया जा रहा है, जिसके नतीजे में एक सिविल सोसाइटी कुछ मुतहर्रिक एक हद तक हुई है। कुछ 40 एक अवार्ड्स मेरी मौजूदगी में वापस किए करते जब मैं इंडिया में था। देखें, ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अजीब पोजीशन है कि वो वाकयात होते रहते हैं और वो चुप रहते हैं। चुप की उन्होंने साध ली है, बोलते ही नहीं है। 15 दिन के बाद वो दादरी के मामले पे बोले हैं और इनडायरेक्ट बोलते हैं, ओब्लिकली। जब तक प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली आके इनको रोकेंगे नहीं, कि गवर्नमेंट की मशीनरी को पता चले कि प्राइम मिनिस्टर सीरियस, ये लोग नहीं रोकेंगे। आपको याद है कि जो गांधी जी का कत्ल है वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ने किया था। अब पॉइंट ये, शुरू से हिंदुस्तान में दो स्ट्रैंड्स हैं। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि सेकुलरिज्म और आइन के उन्होंने सेकुलरिज्म का की बेसिस पे बनाया। दूसरी जो जेर जमीन थी वो गवालकर और वो जो आरएसएस, ये जो रुझानात थे, वो ये समझ रहे हैं कि एक और एडवांटेज हो गया बीजेपी को, उन्होंने पोलराइज करके इलेक्शन तो जीत लिया। आप मत भूलिए शामी साहब, उन्हें वोट से 32 या 33% पड़े हैं। तो पिछले इलेक्शन में जिसमें इनको इतनी हैरत अंगेज कामयाबी हुई है, 2/3 इनके खिलाफ वोट पड़ा था। नतीजा आपको बिहार में नजर आ रहा है। सारे इनके खिलाफ इकट्ठे हो गए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस। तो यही अगर मामला रहा तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन में जो इनको फायदा हुआ है पोलराइज करने का, इनको ना हो। और बिहार के इलेक्शन एक लिहाज से आई ओपनर होंगे। और वो देखिएगा कि मैं बड़ा हैरान हुआ, अंडर इंडियन लॉ एक डेट के बाद पब्लिक ओपिनियन पोल्स पे बैन कर दिया जाता है। जो आखिरी पोल, आप हैरान होंगे, उससे पहले कह रहे थे जी ये स्वीप कर जाएंगे, कमाल हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बाकी पार्टियां। आखिरी पोल में 3 पोल्स में से 2 ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी की पार्टी हारेगी और एक ने कहा कि बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है। अगर ये हारते हैं बिहार में तो शायद इनको ये अंदाजा होगा कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स पे नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको सोचना चाहिए। एक तरफ भारत का मकाम बनाना चाहते हैं बैनुल अक़वामी बरादरी में, जी हाँ, शाइनिंग इंडिया कहते हैं ना, शाइनिंग इंडिया जिसको कह रहे हैं। तो इस तरह खाक इंडिया शाइन करेगा अगर इस किस्म की पॉलिसीज जारी रहेंगी। और पाकिस्तान को इसलिए नहीं घबराना चाहिए शामी साहब, मैं आपने मेरी किताब में भी देखा होगा, मैं कॉन्फिडेंट फॉरेन मिनिस्टर की तरह बात करता, मुझे कोई डर नहीं था। मुझे पता है कि कोई पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। क्यों? मैंने मिलिट्री एक्सरसाइजेज अटेंड की हैं, मैंने फौज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए हैं। घबराता वो बंदा है जिसको अपनी ताकत का अंदाजा ना हो। ये मुफ्त में हमें ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी अगर इनकी दूसरी बड़ी आर्मी है तो पाकिस्तान की चौथी बड़ी आर्मी है। अगर इनके पास न्यूक्लियर है तो हमारी भी न्यूक्लियर है, इनके पास मिसाइल है। ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, कदा कलामी की माजरत, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए टेलीफोन के प्रोग्राम में। शामी साहब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, शामी साहब, मकबूजा आबादी में भी सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है। एक ट्रक ड्राइवर को मुबैना तौर पर
उन्हें कत्ल किया गया गाय स्मगल करने के इल्ज़ाम में। उसके बाद हड़ताल हुई पूरी वादी में, हुर्रियत रहनुमा नज़रबंद हैं। फिर आज एक MLA कश्मीर से ही आज़ाद अब्दुल रशीद साहब, उनके चेहरे पर सही मालदी की उन्होंने चंद अरसा पहले एक बीफ पार्टी की थी। तो ये सूरत हाल क्या है सर? ये असल में ये जो इंतहा पसंद हैं ये भारत के मुंह पर ही कालक मल रहे हैं और अपना गड़ा खुद खोद रहे हैं अपने लिए। तो इनको अंदाज़ा नहीं है कि भारत जो है उसकी क्या कैफियत है पूरी दुनिया के सामने, और जो ये सेकुलर और जमहूरी चेहरा है उसका नाम नेहाद, उसकी क्या दुर्गत बन रही है। ठीक, तो बस ये जो देख पाकिस्तान में इस तरह के इंतहा पसंद जो हैं वो कभी असम्बलियों में नहीं पहुंचे। यहाँ तो जनाब वो वजारतें संभाल कर बैठे हुए हैं इंडिया में, तो ये पता नहीं कहाँ पहुंचाएंगे अपने मुल्क को और क्या हशर करेंगे उसका। ठीक है, और डॉक्टर वैदिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, इफ्तिखार गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक साहब से। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम भी लिखते हैं, हमारे कॉलम निगार हमारे दुनिया अखबार के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि सब कुछ जो हो रहा है इंडिया में इस वक्त राइट नाउ, उसको आप कैसे देखते हैं? ये कहाँ सूरत हाल जा पहुंचेगी फिर? ये बहुत बदकिस्मती है हमारी कि शिवसेना भाजपा से, बीजेपी से अपनी लड़ाई लड़ रही है और पाकिस्तान को मोहरा बना रही है। उसने पहले गुलाम अली साहब को बेइज्जती करने की कोशिश की, फिर खुर्शीद कसूरी साहब की किताब के मसले पर हमारे खास अहबाब सुधींद्र कुलकर्णी जी के चेहरे पर उन्होंने शाही पोत दी, और अब उन्होंने ये क्रिकेट के सवाल पर भी फिजूल हंगामा खड़ा किया हुआ है। मगर डॉक्टर साहब ये तो ऐसे लगता है जैसे हुकूमत की सरपरस्ती इनको हासिल है और आप कह रहे हैं कि मोहरा बना रही है वो। नहीं, हुकूमत तो उनका सपोर्ट नहीं कर रही। अगर हुकूमत उनका सपोर्ट कर रही होती तो खुर्शीद कसूरी साहब की किताब बम्बई में रिलीज नहीं हो सकती। अगर हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही होती तो गुलाम अली साहब और खुर्शीद कसूरी साहब को वीजा ही नहीं मिलता, उनको हवाई जहाज से उतरने ही नहीं दिया जाता, उनको वापस भेज दिया जाता। तो अगर डॉक्टर साहब अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, अगर आपकी बात दुरुस्त मान ली जाए, तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि फिर उनके खिलाफ एक्शन भी तो नहीं ले रही गवर्नमेंट? हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ बिल्कुल कि गवर्नमेंट में इतनी ताकत नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, और उसकी भी वजह है। वजह ये है कि वो जो वहाँ की गवर्नमेंट है महाराष्ट्र, उसमें शिरकत करती है शिवसेना, और जो हमारी मरकजी गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी, उसमें भी शिवसेना की शिरकत है। इसलिए जो साथ साथ चल रहे हैं उनकी मुखालफत एक हद तक ही हो सकती है। उनको जो मैं समझता हूँ कि सजा मिलनी चाहिए वो एक हद तक ही मिल सकती है। इसलिए ये जद्दोजहद दोनों पार्टियों के बीच अभी चल रही है, चलती रहेगी। पाकिस्तान मगर जो लोग कानून को इस तरह हाथ में लेते हैं और फिर यानी एक पूरा मंजर खराब करते हैं, पूरा चेहरा खराब करते हैं अपने मुल्क का, उनके खिलाफ तो कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शामी साहब, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक साहब हमें नहीं सुन पा रहे। प्रॉब्लम जब हमसे बात कर रहे थे ट्रेन में बैठ रहे थे वो, तो शायद इसी वजह से लाइन जो है वो डिस्टॉर्ट हुई है। तो इफ्तिखार गिलानी साहब लाइन पे हैं हमारे साथ, दिल्ली में सहाफ़ी हैं और दुनिया अखबार के लिखते हैं हमारे जी, दुनिया के दुनिया के कॉलम निगार हैं बिल्कुल, और बड़े यानी सिर्फ सहाफ़ी नहीं है, बड़े मौक्कर अखबार नवीस हैं। जी हाँ, बड़ा एक सीनियर आदमी है और कश्मीर से उनका ताल्लुक है, और हमारे अली गिलानी साहब के दामाद हैं बिल्कुल, तो बड़ी काबिल इज्जत शख्सियत है। आप सिर्फ ये कह के ना चले आगे कि वो तो अखबार नवीस है वहाँ के। मुझे पूरे तो करने देते बात, शायद मैं भी उस तरह तो नहीं जिस तरह आपने तारुफ किया, लेकिन शान से कम ना होता यकीनन। अच्छा, इफ्तिखार गिलानी साहब तशरीफ रखते हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, ये MLA रशीद साहब के साथ जो वाक़या है इसकी क्या मुहर्रकात हैं? देखिए, ये वेद प्रताप वैदिक साहब के साथ माजरत के साथ ये सिर्फ शिवसेना का मामला नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स भी नहीं है, बल्कि वो एलिमेंट्स हैं जो हुकूमत में शामिल है, जिनको हुकूमत की बिल्कुल सरपरस्ती हासिल है। आज जो इंसिडेंट पहले बॉम्बे में जो आज सुबह हुआ, उसके बाद जो इंसिडेंट यहाँ पर प्रेस क्लब में हुआ, और प्रेस क्लब में एक बहुत ही एक सिक्योरिटी के जोन में प्रेस क्लब है, वहां पर इस तरह का वाकया हुआ। एक MLA जो है, इंडिपेंडेंट MLA, जो कि हिंदुस्तान के आईन का, जो हिंदुस्तान के सिस्टम का एक हिस्सा है, और उसको जो है जिस तरह से जदकोब किया गया, उसके चेहरे पर जिस तरह स्याही बल दी गई, और बहुत ही अगर वहां पर जर्नलिस्ट नहीं होते, उसको बचाते नहीं, मालूम नहीं उसका क्या हशर होता है, उसको हशर होता है। और ये सिर्फ
बीजेपी जो सिर्फ बीजेपी के जो अंदर जो मिनिस्टर्स जो हैं, उनके जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स, उनके बयान, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर संजीव बलियान, उनके बयान, जो साक्षी महाराज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चेंबर ऑफ असेंबली संगीत सोम है, ये बिल्कुल ये जो जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे तकरीबन कि भारत की पूरी तकरीबन हर एक रियासत में तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन ये इस तरह फैली हुई है। जो सिचुएशन जो है बहुत ही नाजुक होती जा रही है, खतरनाक होती जा रही है। और इसका मुहर्रिक एक जो है इस वक्त लग रहा है कि शायद बिहार का इलेक्शन हो रहा है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का विकार दांव पर लगा हुआ है, और बिहार के इलेक्शन की वजह से एक पोलराइजेशन की जा रही है ताकि वहां पर हिंदू एक तरफ हो जाएं और वो बीजेपी को वोट दे दें, जैसे लास्ट लोकसभा इलेक्शन में हुआ था। और जो इस वक्त नेपाल में भी जो कुछ आपने देखा, नेपाल के साथ भी जो हो रहा है, वो भी बिहार की ही पॉलिटिक्स वहां पर भी दोहराई जा रही है, ताकि जो दोहराई जा रही है। लेकिन सिचुएशन ये है कि आखिर ये सिचुएशन आखिर कहाँ तक पहुंचेगी? ये सिचुएशन जो है अगर हुकूमत के हाथ से निकल कर आकर कहाँ तक पहुंचेगी, इस मामले में जो है सभी यहाँ पर फिक्रमंद है। आपने देख लिया है कुछ दिनों से जो यहाँ पर जो नामवर मौखर अजीम जो है वो अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने हुकूमत ने जो उनको अवार्ड दिए थे, हर कोई यहाँ पर जो है जो भी सही दिमाग शख्स है वो फिक्रमंद है कि ये भारत अब किस सिमत में जा रहा है, और हुकूमत जो है बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। नहीं इफ्तिखार साहब, ये जो लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं उसका मतलब तो यही है कि वो हुकूमत को जिम्मेदार समझ रहे हैं। बिल्कुल हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं, और हुकूमत अभी तक जो है कोई भी हुकूमत की तरफ से, चाहे वज़ीर-ए-आज़म हो चाहे कोई भी हो, किसी ने भी जो है इसका कोई नोटिस ही नहीं लिया है, और नहीं अपने मेंबर ऑफ अपने जो ये इनके जो लोग हैं, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, जो बाकी मिनिस्टर जो हैं, जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह ये मैसेजेस दे रहे हैं मुसलमानों को और बाकी लोगों को, कि उनके खिलाफ कोई कदगन नहीं लगाई जा रही है। आज दोबारा जो है आज एक अहम चीज ये हुई है वेस्ट बंगाल में, आज दोबारा जो है सदर प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर एक मैसेज दिया है हुकूमत को कि टॉलरेंस के बगैर जो है इंडिया जिंदा नहीं रह सकता है, और इंडिया की बका ही टॉलरेंस में है। इन्होंने आज डके पे लफ्जों में बिटवीन द लाइंस एक मैसेज दिया सदर प्रणब मुखर्जी ने हुकूमत को। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि जो कश्मीर में जी हाँ, एक शहरी को कत्ल कर दिया गया इस वजह से कि मुबैना तौर पर उसने गाय का गोश्त खाया था, ये वाकया किस तरह पेश आया? बिल्कुल, उन्होंने कश्मीर में जिस आदमी को कत्ल किया गया था उसने गाय का गोश्त नहीं खाया था, बल्कि वो एक ट्रक थी, वो नेशनल हाईवे आगे जाम थी और वो ट्रक में बैठे, वो श्रीनगर ट्रक जा रही थी सामान लेकर, उसमें कोई गाय वगैरह का कुछ भी नहीं मसला था। उस इलाके में उस दिन कोई गाय कहीं पर मर गई थी, वो गाय कोई जहर वगैरह खुद कुदरती मौत मर गई थी, वो गाय मर गई, और उसका निशाना जो है इन लोगों को बनाया गया। इनके ट्रक में जो है पेट्रोल बम फेंका गया, जिसमें से 4 लोग तकरीबन जख्मी हो गए, उसमें से 2 लोग शदीद जख्मी थे, जिनको यहाँ देहरी लाया गया, उनमें से एक की कल मौत हो गई, और दूसरे के रिश्तेदार जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इंजीनियर रशीद के साथ प्रेस क्लब में, ये बताने के लिए कि अस्पताल में उसका इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा है, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। उसके बाद वहां पर उन रिश्तेदार जो विक्टिम के हैं उनके ऊपर भी स्याही बन दी गई। ठीक है इफ्तिखार गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब एक मिनट जी बात कीजिए। इफ्तिखार साहब ये बताइए कि अभी जो ये वहाँ हाई कोर्ट का जो फैसला आया है दफा 370 के हवाले से कश्मीर हाई कोर्ट का जी, उसके कैसे असरात क्या मुरत्तब हुए हैं उसके? ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हाई डिसीजन किया जा रहा है, जिनको इस तरह के जो ऑर्डर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट 2 बार पास कर चुका है यहाँ पर, जहाँ पर ये कहा आर्टिकल 370 जो वैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा गया है 108 दफा, लेकिन 8 दफा इसलिए लिखा गया है उसको क्योंकि एक्सेशन डॉक्यूमेंट आपको ठीक समझे अनसम में जब साइन हुआ था उसका जो एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट है उसके 2nd पैराग्राफ में लिखा है कि जब तक ये इस एक्सेशन को बैक टू पीपुल ले जाना, जब तक इसको बैक टू पीपुल ले जाया जाएगा तब तक ये एक दफा है जो हिंदुस्तान को जो भारत को कश्मीर के साथ जोड़ती है। अगर ये दफा खत्म हो जाती है भारत कश्मीर के साथ ये पुल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जी इफ्तिखार गिलानी साहब। शाम साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं तो बात करते हैं।
वेलकम नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके, लंदन पहुंचे हैं, लंदन से क़याम करेंगे आज रात और फिर वो वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे, जहां जुमेरात को उनकी मुलाकात होगी अमेरिकी सदर बराक ओबामा से भी। दौरे की अहमियत और इसमें क्या मकासद पाकिस्तान हासिल कर सकता है ये भी बात करेंगे, लेकिन अमेरिका रवाना होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुलाकात हुई मुजीबर रहमान शामी साहब से भी कल। तो जान लेते हैं शामी साहब मुलाकात में दौरे के हवाले से या मजमूई मुल्की सूरत हाल पर क्या इज़हार ख्याल किया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने? देखें, दौरे के हवाले से तो उनकी तवक्को ये है कि अमेरिका से जो बात की जाएगी कि ख़ित्ते में तवाज़ुन रख के भारत की हमायत में बहुत आगे न जाए और मसला कश्मीर के हल के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने जब क्लिंटन, वो जो आपको पता कारगिल की लड़ाई के बाद जी जब क्लिंटन सदर थे और नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे थे और जंग बंदी हुई थी, वो उस वक्त जो मुश्तरका ऐलान जारी हुआ था क्लिंटन का, सदर क्लिंटन का और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का, उसमें ये बात कही गई थी कि जब ये जंग बंदी हो जाएगी, फ़ौजें वापस होंगी, तो फिर ये मसला कश्मीर को हल कराने के लिए अमेरिका जो है अपना किरदार अदा करेगा दो तरफा मुज़ाकरात का आगाज़ कराने के लिए। जी। तो अमेरिका के साथ तो पाकिस्तान का शुरू ही से ये मामला रहा है कि अमेरिका को मसला कश्मीर हल कराने के लिए एक खसूसी अपना दबाव इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप दबाव का लफ्ज़ कह लें या फैसिलिटेशन कह लें या असर रसूख कह लें, कुछ भी हो, तो अब भी वज़ीर-ए-आज़म यही बात करेंगे। और फिर इस वक्त तो अफ़गानिस्तान का मामला भी है, वहाँ भी पाकिस्तान जो है और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के दरमियान इब्तदाई तौर पर तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और अब भी वज़ीर-ए-आज़म का कोई इरादा नहीं है कि अशरफ गनी साहब के साथ कोई ताल्लुकात जो हैं उनको बिगाड़ने में कोई किरदार अदा किया जाए। उन्होंने कहा ये तय हुआ था उनके साथ कि मीडिया में कोई गुफ्तगू नहीं की जाएगी और जो भी शिकायत होंगी फ़रीक़ैन आपस में बात करेंगे। तो जो मीडिया में वहाँ से बात की गई उस पर उन्हें अफसोस था। तो बहरहाल ये कई पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान का सिविल न्यूक्लियर मुआहदे का मामला है, फिर ये कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक असिस्टेंस है और फिर वो फौजी जो कार्रवाई हो रही है, ऑपरेशन दरबे-अज़्ब हो रहा है, उसके हवाले से अमरीकी जो ताउन है, तो कई जहतें हैं इस मुलाकात की, उसमें सारी चीज़ों पर गुफ्तगू होगी। लेकिन एक देखिए बुनियादी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ये समझ रहे हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो डिलीवरी उसने शुरू कर दी है। सही। और गुज़श्ता हफ्ते 10 दिन में उन्होंने 2 जो है पावर प्लांट्स उनका संग बुनियाद रखा है या उन काम का आगाज़ किया है और उनका ख्याल ये है कि बहुत जल्द यानी ये जो लोड शेडिंग है उसकी कमी का आगाज़ हो जाएगा और 2018 तक ये बिल्कुल ख़त्म करने में वैसे कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। फिर जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के इस वक्त चीन के साथ भी, रूस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, ठीक है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और रूस तो आपको पता है, रूस जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है, $2 अरब यानी पाइपलाइन जो है LNG जिसके जरिए आएगी कराची से लाहौर तक, वो बिछा रहा है, उसका मुआहदा हुआ है। तो एक बैनुल अक़वामी तौर पर बड़ी अच्छी और खुशगवार सूरत हाल है। और पाकिस्तान दौरे में जाने से पहले, अमेरिका पहुंचने से पहले अभी जो खबर थी वहां से कि जो ईवान नुमाइंदगान में करारदाद पास हुई है पाकिस्तान के हक में, पास नहीं हुई, अभी पेश हुई है। जी हाँ, जिसे पाकिस्तान के साथ जो ताउन है वो जारी रखने की बात की गई है। और अभी यानी 2-3 रोज पहले प्रेसिडेंट ओबामा ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान जो है वो एक अपना किरदार अदा कर रहा है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के बाद दबाव बढ़ा है जंगजू लोगों पर। वज़ीर-ए-आज़म इस मामले में तो क्लियर है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी भी जंगजू को या किसी भी गिरोह को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। ये एक बड़ी बुनियादी बात है, बड़ा बुनियादी फैसला है जो उन्होंने कर लिया है, इस पर वो कायम रहेंगे। और अभी तो लंदन रुके हैं, तो फिर जाहिर है इमरान खान साहब का और इलेक्शन हल्का जो 122 है उसका जिक्र भी आया है। जी हाँ। और वो वज़ीर-ए-आज़म तो अभी उनसे मुतालबा कर रहे हैं या तकादा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से कि वो नताइज खुश दिली से कबूल कर लें। लेकिन दूसरी जानिब शामी साहब, PTI ने अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला ली 122 के हवाले से, जो वो समझते हैं कि वोट चूंकि इधर उधर हुए तो उस पर काफ लीग से, पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी से मुशावरत करें, कुछ सबूत उनके सामने पेश करेंगे, फिर आइंदा के लाहा में इख्तियार करेंगे। वो जो सबूत उनके सामने हैं
वो ले आए कौम के सामने, वो करना जमहूरी तकादा। हमारे जो सरवर साहब हैं वो तो लंदन से आए हुए हैं माशाल्लाह, और उन्होंने पार्टी भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जैसे लेबर पार्टी थी, तो उनको तो मालूम है कि लंदन में किस तरीके से नताइज कबूल किए जाते हैं, और एक इलेक्शन में जीतने के बाद या हारने के बाद अगले इलेक्शन का इंतजार किया जाता है। तो कुछ सब्र भी पैदा करना चाहिए ना, सब्र करना चाहिए हमारी सियासी जमातों को। चले, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर शामिल सब खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन कल, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।